अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब पूरे देश भर में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव अब अंतिम चरण में, छठवें और सातवें। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है कि संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का मुद्दा दलितों और पिछड़ों के बीच ये भ्रम जो है वो विपक्ष, जैसा कि बीजेपी क्लेम कर रही है, डीप रूटेड हो चुका है। इससे निपटने के लिए बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है। और दूसरा मसला है वोट प्रतिशत कम होना, यानी मतदान का कम होना। ये भी एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए निकल कर आया है और उसके लिए उन्होंने बनाई एक खास रणनीति, और वो भी किसके साथ? अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। कल हुई बैठक में बहुत चीज़ें तस्दीक हुई। तो क्या अब बचे हुए वक्त में बीजेपी क्या इस मुद्दे को जनता के बीच, यानी दलित और पिछड़ों के बीच ये पहुंचा पाएगी अपना मसला, या फिर ये चुनाव अब निर्णायक हो रहा है? आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, आज समाचार पत्रों में एक बड़ी अहम खबर छपी हुई है। वो खबर ये हमें बताती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और देश भर में बल्कि कह लें, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर ऐसा बीजेपी का क्लेम है कि विपक्ष ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के मुद्दे को दलितों के बीच और पिछड़ों के बीच बड़ा डीप रूटेड पहुंचा दिया है। एक भ्रम की स्थिति बीजेपी का कहना है कि उन्होंने क्रिएट कर दी है। ये एहसास अब बीजेपी को हुआ है। लेकिन बहनों भाइयों, टाइम बहुत कम बचा है बीजेपी के पास। क्यों? क्योंकि कल तो छठवें चरण का चुनाव है और फिर 1 जून को अंतिम चरण का, और उसका प्रचार समाप्त हो जाएगा 30 मई को। क्या इतने बचे हुए वक्त में, जैसा कि बीजेपी क्लेम कर रही है कि विपक्ष का ये प्रोपोगेंडा है, क्या असली बात तो उस समाज तक पहुंचा पाएगी बीजेपी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती यह है मत प्रतिशत, यानी मतदान के प्रतिशत का कम होना। ये हमेशा से बीजेपी के लिए एक चिंता रहती है जब वोट प्रतिशत घटता है। बहनों भाइयों, जब भी 60% से ऊपर वोट पड़ता है वो अलग ही तस्वीर प्रस्तुत होती है, लेकिन जब भी कम वोट पड़ते हैं तो सामान्य अवधारणा यह है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है, और ऐसा पोलिंग बूथ्स में होते हुए दिखा। लिहाजा बीजेपी ने कल एक आपात बैठक बीजेपी के संगठन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के बीच हुई। ऐसा लोग कह रहे थे कि आरएसएस बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन कल की बैठक में आरएसएस के सभी बड़े लीडर्स उत्तर प्रदेश देखने वाले मौजूद रहे, और ये तय किया गया कि जितनी भी रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो भी संगठन या मातृ संगठन के साथ साथ जो भी उनके अनुषांगिक संगठन हैं, इन सब के वॉलंटियर्स, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को यथाशीघ्र बहुत जल्द ही लोगों के बीच भेजा जाएगा, और फिजिकली भेजा जाएगा, डिजिटली नहीं। जाकर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और दलित बस्तियों में और पिछड़ों के इलाकों में जाके वो विपक्ष के इस प्रोपोगेंडा को दूर करेंगे, इस भ्रम की स्थिति को खत्म करेंगे। क्या ये मुनासिब वक्त है या फिर देर हो चुकी है? बहनों भाइयों, छठवें चरण का वोट तो कल पड़ना है, तय तो कल किया है, आज तो तैयारी हुई होगी, यानी छठवां चरण बीत गया। अब मुकाबले में कौन होंगी? 13 सीटें खांटी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बनारस और आसपास के इलाकों की। तो 2 चीजें रहेंगी, आरक्षण वाले पे भ्रम खत्म करना और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना। ये बीजेपी के समक्ष चैलेंज है, उनके वॉलंटियर्स के समक्ष चैलेंज है, अनुषांगिक संगठनों के लिए चैलेंज है, और आरएसएस अब इस वर्किंग फोर्स को कितनी जल्दी या मैसेज कैसे पहुंचा पाएगी, इस भ्रम की स्थिति को निकालने के लिए ये एक बड़ा विषय निकलकर सामने आया है। क्या वाकई में ये मुद्दे जनता के बीच बहुत गहरे बैठ कर गए हैं? आज की परिचर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि छठवें और सातवें चरण में बाकी मुद्दों के साथ ये मुद्दे कितने प्रभावशाली हैं, और इन मुद्दों ने क्या वाकई में लोगों के बीच कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया है, या चुनाव में ये असर डालने वाला कोई बहुत ही प्रभावकारी मुद्दा है। आज खुली चर्चा इस विषय पर हम करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। इस देश में दलितों को समानता का हक दिया संविधान ने, और इनके नेता कहते हैं कि अगर हम 400 पार हुए तो संविधान बदल देंगे। तो दलित अब इस बात को समझने लगा है कि उसका हित इनके साथ सुरक्षित नहीं है, और वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गया है। एक्शन प्लान तो हमारा तैयार है और उस पर काम हो रहा है, और जनता से उसको समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों का सम्मान किया है, उसमें दलित वर्ग भी है, और सभी प्रयास कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो नारा 400 के पार है, वो 400 के पार नारा सफल हो।
पिछले 10 साल में इन्होंने दलित समाज के लिए क्या किया कि दलित समाज भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने जा रहा है और आगे आने वाले 6वें और 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहा है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी मौजूद होंगे। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, सुशील दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, राघवेंद्र द्विवेदी जी SBSP यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में बीजेपी और RSS और आपके अनुषांगिक संगठनों ने ऐसी कोई रणनीति बनाई है कि आप दलितों की बस्तियों में, पिछड़ों के इलाकों में फिजिकली जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, और ये जो आप कह रहे हैं कि ये भ्रम की स्थिति है, इसे दूर करेंगे? ब्रजेश जी, आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक पर आज डिबेट रखी है और मुझे अवसर दिया है कि मैं अपनी बातों को, अपनी पार्टी की बातों को रख सकूं। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई वो दलितों, अति पिछड़ों समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाई। एक गरीब के घर को बना करके दे देना, एक उसको लखपति बना देना, यह रास नहीं आ रहा सामंतवादी दलों को, इसलिए वो आज झूठ का और एक नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज एक गरीब के परिवार को, दलित के परिवार को इलाज कराने के लिए अपना घर गिरवी नहीं करना पड़ता, गहने गिरवी नहीं रखने पड़ते, उसको 5 लाख रुपए का बीमा हमारी सरकार ने दिया है। वो अपना जा करके किसी भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकता है। तमाम यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, IIM खोले गए हैं, हायर स्टडीज के लिए अगर वो जाना चाहता है उसके लिए सारी सुविधाएं हैं। आज गरीब के परिवार के समर्थन के लिए, दलित के परिवार के समर्थन के लिए उसको 5 किलो अनाज हर महीने सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और अगले 5 साल तक दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी सारी योजनाएं हैं जो हमने कमजोर वर्ग के लिए, दलित वर्गों के लिए, उनकी बस्तियों के विकास के लिए, उनके लोगों के विकास के लिए हमने करी है। तो झूठ का आवरण क्यों फैलाया जा रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर को भू माफिया, दलितों के ऊपर इल्जाम लगाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता थे, अखिलेश यादव की मौन स्वीकृति थी। क्यों कहा था कि दलितों की अम्बेडकर जी की मूर्ति रख करके जमीन दलित कब्जा करते हैं और अगली जगह उनकी उंगली है, अगली जमीन उधर बाद में कब्जा होती है? इस बात का आज तक समाजवादी पार्टी ने खंडन नहीं किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मायावती जी ने जिस समय दलितों के महापुरुषों का नाम पे जिलों के नाम किए थे, तमाम कॉलेजों के नाम किए थे, पार्कों के नाम किए थे, समाजवादी पार्टी ने उन दलित महापुरुषों को अपमानित करने के लिए उनके नाम क्यों बदले? ये समाजवादी पार्टी को मेरा एक इंटरवीनिंग क्वेश्चन है आपसे इसमें कि ये एहसास आपको कब हुआ कि विपक्ष, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाने में नीचे तक कामयाब रहा, ये आपको कब पता चला? और दूसरा, आपके पास तो बहुत वर्किंग फोर्स है, पन्ना प्रमुख, अर्धपन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, मंडल वगैरह, ये मत प्रतिशत कम हो रहे हैं, ये तो आपको एहसास रहा होगा। ऐसा लगता नहीं कि आपने बहुत देर कर दी ये समझने में? देखिए, मत प्रतिशत कम होने के कई कारण होते हैं ब्रजेश जी। हर चुनाव में नए मतदाता बढ़ करके 1% वोट का बढ़ जाता है। दूसरी बात, बेहद गर्मी हो रही है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वोटर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहा है। यह जो वोट कम पड़ा है, यह उन दलों का वोटर कम डाल पा रहा है जिसको उम्मीद नहीं है कि जो है कोई विपक्ष का कहीं बोलबाला होगा। मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न बस्तियों में, विभिन्न वर्गों के बीच में काम करती रहती है और 365 दिन काम करती है, 24/7 काम करती है। हमारे नेता छुट्टी नहीं लेते हैं। अखिलेश यादव लंदन छुट्टी मनाते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या वर्तमान में मतदान प्रतिशत से आप सहमत हैं, संतुष्ट हैं, या आप प्रयास करेंगे कि ये बढ़े? ब्रजेश जी, हर पार्टी चाहती है कि मतदान बढ़े, मैं भी चाहता हूं, मेरी पार्टी भी चाहती है कि हर व्यक्ति को अपने मतदान का मत का प्रयोग करना चाहिए। एक बात मैं और कहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो जिनको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया था, हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। हमने उनके स्थान से जुड़े हुए 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित किया और वहां प्रतिष्ठित किया। बाबा साहब की जन्मस्थली महू में है, महू में हमने भव्य स्मारक बनाया। नागपुर में दीक्षा स्थल है,
उसको आलोक जी, थैंक यू। मैं दूसरे चरण में आपके विचारों को भी, महाराष्ट्र में हिंदू बिल को ध्रुवी क्रय करके हमने दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को भी मैं स्थान दूंगा। आपके परिनिर्माण जी, धन्यवाद। अनूठा स्मारक बनाया गया है। थैंक यू सर। दिल्ली के जनपद मार्ग अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करी है। प्लीज वेट। सबसे बड़ी योजना हमारे जो थी यूपीआई की, थैंक यू। भीम नाम दिया है। मैं आपको दूसरे चरण में मौका दूंगा। मैं आरएसएस के विचारक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे वक्त से जुड़े हुए डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है। आज के प्रमुख अखबारों की खबर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ज़रूर पढ़ी होगी। इसमें यह कहा गया है कि अंतिम 2 चरणों में विपक्ष के संविधान बदलने और पिछड़ों दलितों का आरक्षण खत्म करने संबंधी सियासी वार को कुंद करने के लिए भाजपा के साथ संघ परिवार भी मोर्चा संभालेगा और इसके लिए कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। इज इट ट्रू? ये सही है? मुझे इस बैठक के बारे में कोई व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है। पर ये मुद्दा तो है। नहीं, मुद्दा ये नहीं है कि इस देश में कोई संविधान बदल रहा है। मुद्दा ये है कि कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के उस पर वहाँ की मुख्यमंत्री पब्लिक डोमेन में कह रही हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानते। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। अगर आप किसी हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानना चाहते तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग रेमेडी है, उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन अलग है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया में न्यायालय में न्यायपालिका ने कोई निर्णय दिया है, उसकी आप सार्वजनिक रूप से चुनावी मंच पर आप उसकी चर्चा करें और उसके बाद कहें कि हम इस फैसले को नहीं मानते, तो संविधान बदलने का या संविधान को न मानने का दोषी कौन है? आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं आप, लेकिन जिस शैली में और जिस इंटेंशन के साथ में बात कही जा रही है उससे ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट तो ये फैसला दे देती तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानते। आरएसएस को एतराज है जो कुछ ममता बनर्जी ने किया? संघ को इस बात पर ऐतराज नहीं है कि ममता जी क्या करती है। संघ को उस बात पर ऐतराज है कि वो संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ काम न करें। ये चुनावी प्रक्रिया है, संविधान सर्वोच्च है, और अगर वो किसी दूसरे पर ये आरोप सर, ये खबर ये भी छपी है कि बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना कंडक्ट देखिए। संघ परिवार के कार्यकर्ता भी जुटेंगे और ये मिलकर तय हुआ है कि ये 2 मुद्दे, एक आरक्षण का, मैं कंप्लीट कर लूं, ये आरक्षण वाला मुद्दा संविधान का और मतदान प्रतिशत कम। आप क्या इसमें बीजेपी को, आप मतलब आरएसएस से है, क्या सपोर्ट करने को तैयार है? आप सहयोग करेंगे बीजेपी का? नहीं, इस देश में मतदान का प्रतिशत बढ़े इसके लिए संघ कोई इसी चुनाव में प्रयास नहीं कर रहा है। प्रत्येक चुनाव में संघ के स्वयंसेवक, और संघ के स्वयंसेवक कोई अलग से नहीं आते, वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी इस देश में एक सम्मानित नागरिक हैं। उसको हम अलग से किसी प्रोफाइल से किसी सिस्टम से जनरेट नहीं करते, लेकिन संघ के स्वयंसेवक मतदान अधिक बढ़े इसमें हम चुनाव आयोग का सहयोग करते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने की। अब ये बताइए, ये पता कब चला कि ये सब हो गया? क्या सब हो गया? ये कल जो बैठक हुई रात में, ये कब पता चला कि ये मुद्दा डीप चला गया? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी आप क्या मानते हैं कि कोई भ्रम पहुंचा है नीचे दलितों तक या नहीं पहुंचा? नहीं, मुझे बैठक के बारे में जानकारी नहीं है और दलितों में कोई भ्रम नहीं है। वो जो भी फैसला आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि लगभग पिछले 2 लोकसभा के और 2 विधानसभाओं के जो चुनाव प्रदेश में हम करीब से देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर मैंडेट आ रहा है, सॉलिटरी, यूनिटरी और एक्सिलरी मैंडेट है। और ये मैंडेट जिस भी पार्टी को आ रहा है, ना सर प्लीज, जिस भी पार्टी के पक्ष में आ रहा है उसमें स्पष्ट बहुमत आ रहा है। कोई हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट नहीं बन रही है। सर, किसको बहुमत आ रहा है? जिसको इस देश की जनता चाहती है कि इस देश की सत्ता में रहे। चाहते हैं सर? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि स्पष्ट आ रहा है। हम इसमें ये चाहते हैं कि इस देश में राष्ट्रवादी विचार की एक सरकार रहे। हम ये चाहते हैं कि इस देश में अगर न्यायपालिका से ये फैसला हो जाए कि भगवान राम ने जिस स्थान पर जन्म लिया था वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, वो तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को विवाद का और अनावश्यक राजनीति का विषय न बनाया जाए। हम ये चाहते हैं। 1 मोर क्वेश्चन सर, तो ये मैं कह दूं कि ये जितना भी अखबारों ने आज छापा ये बेबुनियाद है? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मैं किसी समाचार पत्र की प्रामाणिकता को देने के लिए नहीं बैठा हूं। उसके लिए समाचार पत्र सर, आप तो दोनों बैट हाथ से खेल रहे हैं। मैं दोनों हाथ से नहीं खेलता। क्रिकेट में एक ही बैट, एक ही हाथ से प्लेयर हूं, दाएं हाथ से खेलता हूं, कभी कभी रिवर्स स्वीप लगा लेता हूं। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप संडा जी को आमंत्रित करता हूं। अनूप जी, स्वागत आपका। ये आरोप है विशेष तौर पर आपकी पार्टी और कांग्रेस पर कि आप कंस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर कि आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, इसके नाम पर आप वोट मांग रहे हैं भ्रम के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा विषय चुना
कि जिस परिचर्चा में जो भारतीय जनता पार्टी समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एक उसकी तो अच्छी दूरियां बढ़ बात है रही कि हैं, आज वो भी कह रहे हैं बहुत दूरियों अच्छा को मुद्दा समाप्त और करने ये की भी चर्चा कह रहे इसमें हैं बहुत ही अच्छा मुद्दा है। इसका मतलब ये मुद्दा बहुत ही अच्छा है। बोलिए अब आप। ब्रजेश भाई निश्चित तौर पर अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले तो जेपी नड्डा जी का बयान आया था कि अब तो भाजपा इतनी सक्षम है, इतनी शक्तिशाली है कि उसको संघ की आवश्यकता नहीं रह गई। ये दरअसल सरकार में जो भय फैला हुआ है अपनी गद्दी खिसकते देख करके, उसका प्रमाण है ये पूरा प्रकरण जिस पे आप चर्चा करा रहे हैं। एक तरफ चूंकि संघ परिवार हमेशा से उसके बड़े नेताओं के पूर्ववर्ती चिंतकों के जो बयान आते रहे हैं, जो विचारधारा रही है, वो विचारधारा रही है आरक्षण की विरोधी और संविधान की विरोधी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 30 नवंबर 1949 को भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का जो संघ परिवार का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर था, उसने एक लेख लिखा था संविधान सभा के ऊपर, और उसमें लिखा था कि अंबेडकर द्वारा रचित संविधान ये भारत के मनवादी मूल्यों के खिलाफ है, ऐसा लगता है। तो वो सचमुच में ये बताता है कि संघ परिवार देश को किस दिशा में ले जाना सर कोई व्हाट्सएप का फॉरवर्ड लिंक पढ़ के आए हो लग रहा है कि देश में हम इसी नहीं मैं आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मैं कहीं से लेगा मैं अब मुझे करंटली हम लोग इस वक्त के पॉलिटिकल इश्यूज पे डिस्कस करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा? वाई? हमें इसका तथ्य और आधार दीजिए। ब्रजेश भाई, मेरा एक निवेदन है कि भाजपा के प्रवक्ता महोदय और संघ के प्रवक्ता महोदय निर्बाध बोलते रहे, मुझे थोड़ा सा बोल लेने दें। आप प्लीज बोलें, प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ कि संघ परिवार सदैव से वर्णवादी व्यवस्था का और मनवादी व्यवस्था का पोषक रहा है, इसका इतिहास रहा है। चाहे आप स्वर्गीय गोलवलकर जी की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए, चाहे तमाम इनके पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर में पढ़े हुए लेख पढ़ लीजिए। मैंने एक का उदाहरण आपको दिया। अब दूसरा सवाल आता, कुछ वर्ष पहले मोहन भागवत जी ने बात कही थी कि साहब आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मदन मोहन वैद्य जी संघ परिवार के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा था कि आरक्षण विभाजनकारी है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो ये सारे सवाल जो जिनसे जनता के मन में जो विशेष अवसर के सिद्धांत द्वारा आगे बढ़ रहे थे, अपने हक और अधिकार पा रहे थे, उनके मन में ये शंका पैदा थी कि जो भाजपा के तमाम प्रत्याशी शुरुआती दौर में लगातार बोल रहे थे, अरुण गोविल जी बोले, ज्योति मिर्धा जी बोली, लल्लू सिंह जी बोले, अनंत हेगड़े जी बोले और बहुत से लोग बोले कि साहब हमको शक्ति ये चुनाव इसलिए जिता दीजिए कि हमको 400 पार सीटें मिल जाएं और हम संविधान में संशोधन करने की, मनमाना संशोधन करने की ताकत पा सकें। तो जब इन सवालों के ऊपर वोट मांगा जाएगा, भारत के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें इंटरवीनिंग क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, कोई भी और मैं चाहता हूं कि एक मीनिंगफुल डिबेट की हम लोग बढ़ें कि हम संविधान में संशोधन के लिए ताकत। प्राइम मिनिस्टर ने मंच से कई बार ये बात कही कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक ऐसा होने नहीं देंगे। आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज, मैं बात करूं। प्रधानमंत्री ने जब क्लैरिटी दे दी, कई बार रैलियों में दे दी। आलोक जी प्लीज, आलोक जी मुझे सवाल पूछने दें, आप कृपया शांत हो। जब प्राइम मिनिस्टर ने, अनूप जी, कई बार ये क्लैरिटी दी मंच के जरिए कि जब तक वो आखिरी दम तक जिंदा हैं तब तक ऐसा वो कुछ नहीं करने देंगे, आपको उनकी बात का भरोसा नहीं है या आपको अरुण गोविल की बात का भरोसा है? जी नहीं, हाँ नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार ऐसी बातें बोलते रहे कि जिनमें वाणी और कर्म में बड़ा अंतर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने तो मध्य प्रदेश में एक रैली में कहा था कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारियों को चक्की पीसिंग करा देंगे, 70,000 घोटाले के लोगों को, अजीत पवार को और पवार परिवार को चक्की पीसिंग करा देंगे। उसके 3 दिन बाद अजीत पवार जी को उन्होंने अपने एनडीए में शामिल कर लिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो जब ऐसा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और उनके कर्म उसके विपरीत होते हैं तो लोगों के मन में शंका रहता है कि प्रधानमंत्री जी बोलते कुछ हैं और तो सर मतलब ये है कि अरुण गोविल और लल्लू सिंह पर आपको ज्यादा यकीन है, विशेषता रही है और प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं है। लल्लू सिंह ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। थैंक यू सर। सर दूसरे राउंड में बाकी विचार लूंगा सर, और भी मेहमान है सर, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ सर। प्रदेश में ऐसा बोला था सर, प्लीज वेट सर। प्रियंका गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी आपका स्वागत। आपकी पार्टी भी, और मैं देखता हूं विशेष तौर पर राहुल जी और प्रियंका जी जो भी रैलियां करते हैं या खड़गे जी करते हैं, तो आपकी बात ही यहीं से शुरू होती है कि संविधान खत्म हो जाएगा
आरक्षण खत्म हो जाएगा और फिर अंत भी इसी से होता है। बार बार क्लैरिफिकेशन आ चुका, लेकिन आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि ऐसा वो करेंगे अगर सत्ता में आएंगे? ये आपका एजेंडा है या फिर कोई प्रोपोगेंडा है? देखिए, जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया, एक मिशन लेकर चले, वो वाकई में एक मुद्दा बनकर आज जनता के बीच पहुंच चुका है और जनता ने उसी पर अपना मन भी बना लिया और वोट भी डाल रही है। आप हकीकत देखिए किस तरह से जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो सरकारी नौकरियों में पद खाली पड़े हुए हैं, शैक्षिक संस्थानों में जिस तरह से आप देखिए कि कहीं कहीं भी किसी तरह की कोई छात्रवृत्ति का व्यवस्था धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। लगातार आप देखिए ठेके पे भर्तियां स्टार्ट हो रही हैं, तो उसमें क्या निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं आरक्षण का पूरी तरह से ख़त्म करने की जो प्लानिंग है वो साफ साफ दिखती है। आप जातिगत जनगणना हो या सामाजिक जनगणना हो या आर्थिक जनगणना हो, उस पर बात क्यों नहीं करते? आप अपनी बात रखते क्यों नहीं? आप डरते क्यों हैं उसको कराने से, जबकि हर 10 साल पे जनगणना की जाती है, पर उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी उस जनगणना से डरते हैं। और हकीकत यह है कि आज सामाजिक न्याय की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं दलितों पर जो अत्याचार है वो 22 के मुकाबले आप देखिए 48% बढ़ गया है। आप पूरे देश में उठाकर देख लीजिए, जगह जगह। इससे पहले अभी हाथरस की बेटी का जो कांड हुआ वो आप देखिए, आप चाहे तो देखिए कि किस तरह से पेशाब कांड हुआ मध्य प्रदेश में, अभी राजस्थान में एक व्यक्ति को पीट कर मार डाला मैं गया। जानना चाहता हूं कि वो क्या तथ्य, तर्क और आधार हैं जिसके कारण आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप ये कहती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आएंगे तो आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा। इसका आधार क्या है? देखिए, इसमें आधार की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब सरकारी नौकरियां पद खाली पड़े, आप भरना ही नहीं चाहते, आप बताइए कितनी वैकेंसी निकालते हैं? वैकेंसी निकालते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। तो आप जब वैकेंसीज ही निकालेंगे, आरक्षण आप देंगे कहाँ? हम तो कह रहे हैं कि हम 30 लाख पद निकालेंगे, उसमें आरक्षण देंगे, उसमें महिलाओं का भी आरक्षण होगा, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि आज हमारे मैनिफेस्टो को लेकर भी गलतफहमी। अब कैसे होगा? ये भी बैठक हो गई है, अब तो जा रहे हैं। नहीं तो बैठक घर घर जा रहे हैं, क्यों ब्रजेश जी? जब तक ये तो घर घर जा रहे हैं, जाके कहेंगे क्या? हम कितनी नौकरियां कहेंगे कि भाई मोदी जी की गारंटी है, ये बयान सुनो, वीडियो सुनो। आरक्षण जब देना ही नहीं है, जब ठेके पे भर्ती करनी है, तो फिर आरक्षण का मतलब क्या? आप ये बताइए, आरक्षण कहाँ दे देंगे? नाले की गैस से जब चाय बनाएंगे, उसमें पाइप डालेंगे, होल बनाएंगे, तो उसमें तो आरक्षण देंगे नहीं, या पकौड़े तलेंगे, उसमें तो आरक्षण देंगे नहीं। आप आरक्षण तो सरकारी नौकरियों में ही देंगे ना। तो अगर ये लोग जाएं तो आपको कोई इतराज तो नहीं है, मतलब आपके भ्रम को तोड़ने? देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, सिर्फ ये बात नहीं होनी चाहिए। आप बताइए ना कितनी सरकारी नौकरियां देंगे, और आरक्षण अगर देंगे तो कहाँ देंगे? समस्या ये है। ऑलराइट, मैं राघवेंद्र द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ। एसबीएसपी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के प्रवक्ता हैं। राघवेंद्र जी, स्वागत आपका। ये बात क्या बहुत नीचे तक चली गई है कि अगर वो आए तो संविधान खत्म, आरक्षण खत्म? आप लोगों को ये बात क्या बस्तियों तक पहुंचाने में देर हो गई, या आपको कोई अनुषांगिक संगठनों की या आरएसएस की मदद की जरूरत है? देखिए, ये जो भी बातें हैं केवल अफवाह। जनता, खास करके पूर्वांचल की जनता, जो माननीय मोदी जी का गढ़ है, माननीय योगी जी का गढ़ है, माननीय राजभर जी का गढ़ है और माननीय अनुप्रिया पटेल जी का गढ़, यहाँ किसी का कोई बहकावा काम नहीं करे। जो पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या तमाम एनडीए गठबंधन के लोग, जो जहां उनका बेस है वहां सफल नहीं हो पाए, तो पूर्वांचल तो एक तरह से खारिज कर देंगे। पूर्वांचल के लोग अब तो खोज रहे हैं कि अखिलेश यादव जी आए, डिम्पल यादव जी आए, राहुल गांधी जी आए, प्रियंका गांधी जी आए, और इनसे हिसाब लिया जाए कि पिछले नहीं, मेरा फोकस दूसरा है। देखिए, मैं जनरल डिबेट नहीं कर रहा, आज बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट है, क्योंकि बीजेपी का कहना भ्रम फैलाया जा रहा है, अपोजिशन का कहना वो ऐसा करेंगे। इस पर थोड़ी क्लैरिटी जनता में आए, क्योंकि कल वोटिंग भी है। आप मुझे बताओ, आप इसे अफवाह मानते हो, कोरी बकवास मानते हो, या ये मानते हो कि इसका इम्पैक्ट गया है और डोर टू डोर जाकर समझाने की ज़रूरत है? ऐसा क्या मानते हो आप इसमें? जी, ये पूरी अफवाह बकवास टाइप। एनडीए के लोग चुनाव के पहले डोर टू डोर हर जाकर जो योजनाएं थी सरकार की, उनको जाके समझाए, और आज सबसे ज्यादा जो अंत्योदय की बात करता वो एनडीए करता। अरे मैं योजनाओं की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक मुद्दे, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, मैं स्पेसिफिक इन मुद्दे की बात कर रहा हूं। इस मुद्दे को लोगों के बीच जाने की आपके यानी एनडीए के लोगों को जरूरत है, या फिर मानते हो कि ये फालतू का काम है? देखिए, हम उसी पे तो आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ तक कोई मुद्दा है ही नहीं है, जनता मन बना चुकी है, चाहे वो अति पिछड़ा हो। अरे आप कैसी बात कर रहे हो कि मुद्दा नहीं है? तो इतने इंपॉर्टेंट लीडर अपना दिल्ली का और चुनाव का समय छोड़ के ये क्यों बैठ के चर्चा कर रहे हैं? इनके पास इतना टाइम है क्या चुनाव में? खाने पीने की फुर्सत नहीं है, मीटिंग कर रहे हैं घंटों।
आप कह रहे हो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये सिरे से ही खारिज कर दे रहे हो आप तो। उसको चाहिए क्या? जो 5 साल सरकार रही समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक, सबसे ज्यादा वही कुचले। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती है तो सबसे ज्यादा वही कुचले जाते हैं। केंद्र के सरकार में जो इनके नेता वो कहते भी हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। और मेरे साथ ब्रजेश शुक्ला जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के चर्चित पत्रकार हैं, लेखक हैं। ब्रजेश जी, स्वागत आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, ये जिन मुद्दों को लेकर आज आपने न्यूज़पेपर्स में भी ये रिपोर्ट पढ़ी होगी, क्या ये आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा और मतदान का प्रतिशत, ये क्या बीजेपी को कोई नुकसान कर रहा है? पहला प्रश्न। और दूसरा, आरएसएस उनके साथ कोई स्ट्रेटजी बना रहा है, तो अब ये काम आएगा या नहीं? ये देखिए, हर चरण में, हर 1-2 चरण में, चूंकि मैं चुनाव कवर करता रहा हूँ, बीजेपी कवर करता रहा हूँ, संघ को भी मैं कवर करता रहा हूँ, तो इस तरह की बैठकें होती रही हैं, इनकी होती हैं कोऑर्डिनेशन। और ये मुद्दे छांटते हैं किस मुद्दे पर अटैक करना है और किस मुद्दे पर हमको जाके सफाई देनी है। ये हर 2 चरण में, एक चरण बाद ये थोड़ा माइक नजदीक करके समीक्षा बोलिए। होती है जी। अब ये जो समीक्षा है, अब ये चूंकि लगातार ये चल रहा है, प्रधानमंत्री अटैक कर रहे हैं, तो मुद्दा तो बना, क्योंकि पीएम भी कह रहे हैं, पीएम बिल्कुल पलटवार। हाँ, मैं देखता हूँ हर दूसरी रैली में वो क्लैरिफिकेशन देते हैं। वो उल्टा, वो देखिए, वो एक नई रास्ते में चल रहे हैं। इसको जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो इसको समझ में आता है कि वो नई रास्ता चल रहे हैं कि साहब ये, वो कह रहे हैं कि साहब ये खत्म करें, वो कहते हैं नहीं, ये साहब मुसलमानों को दिए दे रहे हैं। अब देखिए, घाट ये इधर गेंद फेंकते हैं और उधर फेंक देते हैं, तो ये होता है। लेकिन तो भ्रम कहाँ फैला? ये फैला रहे हैं कि वो फैला रहे हैं? ये या दोनों खेल रहे हैं? दोनों तरफ से अपनी अपनी तरह की बैटिंग हो रही है, अपने अपने शॉट हैं, अपनी अपनी बॉलिंग तो ये चिंता क्यों हो गई कि ये अखबार में आज रिपोर्ट नहीं? ये तो वास्तव में होता क्या है कि हर 2 चरण में, हर एक चरण बाद इनके शीर्ष नेता बैठते हैं। चुनाव में देखा मैं लगातार 35 साल से चुनाव कवर कर रहा हूं, और ये इनके जो संगठन और संघ के, मतलब संगठन के लोग हैं, वो इस बात की फीडबैक देते हैं कि कौन सा मुद्दा चल रहा है, कौन सा मुद्दा नहीं चल रहा है, किसमें हमें काम करना है, किसमें नहीं करना है, कौन सा वोटर निकलना है, कौन नहीं निकलना है, कौन सा पन्ना प्रमुख निकाल रहा है। तो ये चल रहा है, ये वाला चल रहा है। हाँ, अब ये मुद्दा चूंकि दोनों तरफ से चल रहा है, तब इस पे वो ज्यादा एक्टिव हुए। कारण क्या है कि प्रधानमंत्री भी अटैक कर रहे हैं और लगातार वो भी कर रहे हैं। और यदि आप लोगों के बीच जाएं तो आप ब्रजेश जी देखेंगे कि लोग बात करते भी मिलेंगे आपको, चौराहे में आप चले जाइए। क्या इतना वक्त है कि अब ये फिजिकली डोर टू डोर, इनके पास इतने ह्यूमन रिसोर्स है बीजेपी और उनके अनुषंगिक संगठनों पे कि वो बस्तियों तक पहुंचे? अंतिम चरण बचा है। हाँ, मेरे ख्याल से कल का तो कोई मसला ही नहीं रह गया। अंतिम चरण में ये पूरा प्रयास करेंगे। ओके, हाँ, 5 डेज मिल रहे हैं। एक चीज हमने देखी है इस बार, एक परिवर्तन आपको जब मतगणना होगी तो दिखेगा कि इतने सब करने के बाद, इतना सब गोलबंदी होने के बाद, बीजेपी का इतना प्रयास करने के बाद, इंडिया गठबंधन का इतना प्रयास करने के बाद, जो मायावती का जो सजाती वोटर है, टूटा या नहीं टूटा? नहीं टूटा। पक्का? कमाल है। पक्का? आप मतगणना बाद हमें बुलाइएगा। मायावती का वोटर को थोड़ा व्याख्या करो, उनकी जो उनका सजाती वोटर मैंने बस, हाँ, करेक्ट, वो नहीं टूटा। और 90% बाकी बिखरा, बाकी मतलब जैसे नहीं, देखिए, सोनकर हो गया, बाकी बचा नहीं था। धानुक हो गया, जैसे उन्होंने ये कोशिश की, पासी कम्युनिटी, हाँ, बाकी तो बिखर गया, बाकी बिखरे, बाकी बिखरा। उनकी कम्युनिटी इंटैक्ट है, बाकी बिखरे, बाकी उनकी वो इंटरेस्ट है। और पर सर 42% तो उन्हीं की कम्युनिटी है, उनके अपने शेयर में। हाँ, नहीं, उसमें 21% में करीब 11% होंगे। हाँ, एग्जैक्टली। और वो कहीं जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये संख्या बढ़ जाती है, 13%, 14% तक पहुंचती है। तो ये चीज हमको देखने को मिली। मुझे बड़ा ताजुब लगता है। मैंने ये सवाल किया जब मैं दौरे में गया, तो सवाल किया कि साहब वो तो चुनाव जीत नहीं रही, कहते कुछ नहीं जीत रही, 1 वोट हमारा बढ़ जाएगा। मतलब ये दोनों को गया या इसका लॉयन शेयर बीजेपी को मिल रहा है? किसका? जो दलित वोट बट रहे हैं। नहीं, दलित वोट जैसे अपना बना क्षेत्र है, जहां जिसने जैसे प्रत्याशी खड़े किए, कहीं इधर भी चला गया, कहीं उधर भी चला गया, बटा है। जबकि पिछली बार क्या हुआ था कि वो बोर्ड जो है, जहां 40 सीटें जो थी, वहां तो लगभग 90% चला गया था, 95% एकजुट हो गया और 80% वोटिंग कर दी थी उसने। इस बार वो उत्साह तो नहीं दिखा मुझे। दूसरा, मुझे क्लैरिटी थोड़ा वोट परसेंटेज पे दीजिए। हाँ, वोट प्रतिशत, वास्तव में वोट प्रतिशत क्या है कि जो वोट प्रतिशत है, मैं आपसे अलग
पूरा सूत्र मैंने निकाला है, मैं आपको दूंगा। अरे प्लीज। ये वोट प्रतिशत दोनों तरफ से कम हुआ है। ओके, दोनों का? दोनों कम हुआ है। आप सहसवान का वोट प्रतिशत निकाल लीजिए। नहीं, वो तो मुझे पता, मैंने देखा, हमने तो लाइव रिपोर्ट चलाई थी वहाँ हाँ। पे। सीमा वही तो थे, आप लखनऊ जहाँ बवाल हुआ था। लखनऊ के पुराने लखनऊ का वोट प्रतिशत निकाल लीजिए। ओके, मतलब ये परसेप्शन बना कि नुकसान बीजेपी का है, जबकि नुकसान दोनों का है। आप दोनों को गोमती नगर के निकाल लीजिए, राजाजीपुरम का निकाल लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये है क्या, ये नया ट्रेंड क्या है। ओके, ऑलराइट, मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा। सुशील दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार और एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत आपका सुशील जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप किस तरह का साउंड पाते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं आरक्षण पे, संविधान पे, और मत प्रतिशत कम होने का कारण आप क्या मानते हो? ब्रिजेश जी, मीडिया मास्टर, पहले तो मेरा आधा मिनट नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो आपने कल दिल्ली के 5 स्टार पत्रकारों को हटाते हुए, 8 स्टार पत्रकारों को बम्बई के हटाते हुए, जो आपने 1 to 1 आपके हनुमान बीरेंद्र सिंह द्वारा और आपके टीम ने जो कल मोदी का 1 to 1 आपने किया है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज हम लोग देख रहे थे, हम लोग का सर गर्व से ऊंचा हो गया, पत्रकारिता धर्म गर्व से ऊंचा हो गया। मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं और पूरे उत्तर प्रदेश और लखनऊ को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत समाचार को भूर भूर अभिनंदन करता हूं। सर आपका धन्यवाद। आप सर, आप मुद्दे पे आ जाते हैं। मैं मूल पे आ रहा हूँ। मूल पे नहीं, वो भी जरूर, वो भी मूल था, वो भी मुद्दा था। लेकिन ब्रिजेश जी, वो जमाने याद हैं, हम तो साथ चले ही गए जब एक बार गणेश जी दूध पी गए थे, पूरा देश एकदम से दूध पी गया था गणेश जी पे। तब वो IT सेल नहीं होता था मोदी जी वाला, तब माली वाला IT सेल नहीं होता था। तब फोन नहीं होते थे, हम लोग तो गांव में रहते थे। अचानक पता चला कि दिव्य कार्य हुआ था, दिव्य कार्य हुआ था। माननीय संघ सेवक वाला, उस समय के संघ के थे, माननीय दिव्य कार्य हुआ था। लोग भूल चुके हैं क्या? आपको याद है एक सीन, आपको भी याद होगा, जितने लोग बैठे सबको याद है, अभी शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का, पत्थर याद है? पत्थर लगा था 12 फुट का, नरेंद्र मोदी जी लिखे थे, और नीचे मोहन भागवत इतने से और योगी जी इतने से पत्थर लगा है, अभी भी लगा है। तो पद के पोजीशन नहीं, पद, हाँ तो ठीक है, दुनिया जानती है। भागवत जी किसी संवैधानिक पद पे नहीं है। मैं पत्रकार हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो संवैधानिक पद पे नहीं तो काहे मंदिर के अंदर बैठे थे, काहे का नाम पत्थर में लिखा हुआ था। अब मुद्दे पर आओ सर, आप दूसरी तरह घुमा दिए। वो मुद्दा वहीं पे आ रहा है। इस देश में जो ये हो रहा है घटना, और हमें पता नहीं क्यों शक हो रहा है। आप जो कल गए थे, परसों वहां गए थे आप, साथ रेसकोर्स रोड में, लगता है ब्राह्मण है, पत्रकार आपको ज्ञान दिया है। अरे सर, आप मुद्दे पे ऐसा मुझे लग रहा है, वरना ये अभी तक नहीं था। हर हर मोदी, घर घर मोदी चल रहा था, एकदम से आरक्षण आ गया, एकदम से संघ आ गया, एकदम। अरे खड़गे का जो रोल आया है इस बीच में, दलित समाज ने खड़गे को PM मान लिया है, वो संविधान लगा के, वरना ये लल्लू और ये जो आपको लगता है कि इतना वक्त है कि इस मुद्दे को एड्रेस पानी बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं। आज का छठा चरण कल खत्म, और साथ अब कौन, अब वो पूजा पाठ हो, अब कुछ नहीं। अब ये जो होना था, वोटर सेट हो चुका है, माइंड सेट हो चुका है, दिमाग सेट हो चुका है, और ये नेचर करता है। ये खड़गे जो आए हैं, आ तो गहलोत रहे थे, आ तो दिग्विजय सिंह रहे थे, ये नेचर ने किया है। और जब नेचर ने किया है, और एक बात बता दें, हमारे शुक्ला जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि इंटैक्ट वोट हो गया है, 1 to 1 चुनाव हो गया, सारी लपोकी पार्टियां खत्म हो गई हैं। अब आरक्षण और दलित और ये नहीं हो रहा। अब पन्ना प्रमुख कहाँ गए? लखनऊ में हजारों करोड़ का वो देने वाला राजनाथ जी 52% पे आ गए। कितने इवेंट बाजों ने, जिसको देखो ढोल बजा के मतदान करो मतदान करो मतदान करो, कहाँ हो गया? और वहां पर देखिए देहात में पर 1.5% 1% वोट बढ़ाना लखनऊ, अरे कहाँ कम हुआ है? 1% कम हुआ है जो पिछली बार से। तो अब देखिए मोहल्ला इस डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, ये बताइए कि इन मुद्दों को एड्रेस करने के लिए जो इशूज रेज हुए हैं, जिसके लिए आप लोगों ने बैठ के भी अपने मात्र संगठन या अनुसांगिक संगठनों के साथ किए, क्या आपके पास इनफ टाइम है कि आप इन मुद्दों पर क्लैरिफिकेशन शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी और OBC के बीच पहुंचा पाएं? देखिए, कांग्रेस और इंडिया अलायंस का जो सबसे बड़ा एजेंडा है, SC ST OBC का आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वालों को दे दिया जाए। पूरा प्रयास है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए कि वोट जिहाद करने वालों को आरक्षण दे दिया। पंडित जिहाद से बाहर आइए, थोड़ा जिहाद से निकल के आइए। आपको सर थोड़ा सब्र करें और 1 by 1 होने दीजिए। आज की डिबेट जनता की डिबेट है। बोलिए आप अवस्थी जी।
देखिए, भारत का विभाजन करके 2 मुस्लिम राष्ट्र बनाए गए। बचे हुए भारत का भी जो संसाधन है उसको भी पहला अधिकार जो है उन्हीं मुस्लिमों को देने की बात करी गई है। जहां तक दलितों की बात हम करते हैं, दलित राष्ट्रपति थे हमारे कोविंद जी। क्यों उनके खिलाफ विपक्ष ने जो है एक एजेंडा बनाकर लड़ाई करके हर राज्य में उनके खिलाफ लड़ा? दलित राष्ट्रपति थे, क्यों नहीं बनने दिया गया? लेकिन विपक्ष को जो है वहां पर बेइज्जत कराना था उनको, इसलिए वो लड़े। और वही जब हम अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति मुर्मू जी को हम मत देते हैं तो भी यही विपक्ष विरोध करने खड़ा होता है। तो काहे का एससी और एसटी का समर्थन करने की बात कर रहे हैं? हम तो एससी हमने पहले राष्ट्रपति बनाया, उस पर एसटी हमने राष्ट्रपति जी आज हमारी है महामहिम राष्ट्रपति, उनका अपमानित करने का प्रयास इन विपक्षियों ने किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जो वातावरण आज बना है राष्ट्रवाद का, जिस तरीके से भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, जिस तरह से दुश्मन राष्ट्र के अंदर घुस करके मारने की क्षमता पैदा करी है, ये इन सबको लोग हजम नहीं हो रहा, जिन्होंने चाहता कि भारत पिछड़ा रहे और भारत की जनता पिछड़ी रहे और हम इनके वोट कास्ट पर राज करते रहे। ये कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का वो है। थैंक यू आलोक जी। यहाँ क्यों नहीं लड़ाई लड़ पा रही है? आलोक जी प्लीज टिकट देने की बात आती है, वह यादवों में खाली 5 यादव दिखाई पड़ते हैं, वो भी परिवार के यादव। बाकी यादव जो घास छिल रहा है, क्यों नहीं टिकट दिया? समाजवादी पार्टी ने इनको जवाब देना चाहिए और कांग्रेस को ये कहना चाहिए कि किस बात का। अच्छा, यादवों का ठेका क्या सपा के पास ही अकेले है? आप ही कुछ दे देते यादवों को टिकट सर? किसको देना चाहते हैं? कुछ आप भी यादवों को दे देते जिनको देना चाहते हैं। ऑलराइट, बीरेन जी भी आ गए हमारे साथ। बीरेन जी स्वागत आपका। मुझे बताइए, आज आप इस मुद्दे को लेकर आप चर्चा भी कर रहे थे, ये अखबारों में आज खबर भी छपी हुई है, आप इसके क्या निहितार्थ मानते हैं? विशेष तौर पर ये मुद्दों का जो दलित बस्तियों में या ओबीसीज के बीच पहुंचा है, और दूसरा ये मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, इसके लिए किसको कंसर्न होने की या चिंता करने की जरूरत है? ब्रजेश जी, 27 लोकसभा सीटों पर मतदान बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में और लड़ाई कांटे की है, तो स्वाभाविक है कि अगर वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है और कुछ मुद्दे ऐसे आ रहे हैं जो सत्ताधारी दल के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं, तो भाजपा ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया है। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि बाबा साहब का नाम लेकर जिस संविधान की बात चल रही है और जिस आरक्षण की बात चल रही है, उसकी सही बात को, उस भ्रम को, विपक्ष के उस हथियार को कैसे कमज़ोर किया जाए, इसको लेकर बीजेपी युद्ध स्तर पर एक उसने रणनीति बनाई है और काम शुरू किया है। देखिए, इस चरण में मुख्यमंत्री का जिला गोरखपुर भी है और प्रधानमंत्री की सीट वाराणसी भी है, और हर चरण की रिपोर्ट बीजेपी के पास है, उनके पास तमाम सारे नेता हैं और उनकी जमीनी स्तर तक संगठन है। पता इंडिया के गठबंधन को भी है कि हमारा मुद्दा काम कर रहा है, और पता बीजेपी को भी है कि इस मुद्दे पर अब घेराबंदी करनी पड़ेगी और जो मोबाइल से जानकारी दी जा रही डिजिटल के बजाय घर घर पहुंचना पड़ेगा, वॉलंटियर्स के जरिए पहुंचना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं के जरिए बूथ के जो प्रभारी लोग हैं उनके कार्यकर्ताओं के साथ। तो बहुत तेजी से इस पे काम शुरू हुआ है, और जब ये काम होगा तो स्वाभाविक है कि वोट परसेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि वोट निकालने के लिए जब लोग घरों पे जाएंगे तो वोट निकलेगा। ब्रजेश शुक्ला जी की बहुत सारी बातें से हम लोग सहमत हो सकते हैं कि वोट घटने का खाली भाजपा को नुकसान है या सपा को नुकसान है, इस बात का आकलन सीधे सीधे नहीं किया जा सकता। लेकिन इस चुनाव में ब्रजेश जी बहुत सारे मुद्दे आए, पाकिस्तान का भी मुद्दा आया, हिंदू मुसलमान का मुद्दा आया, राम मंदिर और धर्म से भी जुड़ी हुई चीजें हो रही हैं। लेकिन ये संविधान और आरक्षण के मुद्दे ने किसी मुद्दे को टिकने नहीं दिया। भाजपा के लिए मुद्दा परेशानी का कारण बना और बीजेपी इसको पहचान गई थी, लेकिन यह है कि उसने ताकत अब झोंकी है और ऐसा नहीं है कि वो चूकी है। ये जो 400 पार का नारा था, शायद उसने इस मुद्दे को ज़्यादा हवा दे दी जी, और ये मुद्दा 400 पार का नारा घातक हो गया कहा जाए तो। उसने आरक्षण और इसके संविधान पर नीचे तक हलचल मचाई कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। कुछ नेताओं के बयान भी उसमें आ गए और उसको विपक्ष ने काफ़ी बढ़ाया। जब
इस देश में सरकार लाभार्थियों की एक बहुत बड़ी योजना बना चुकी है। उनको मकान मुफ्त दिए गए, सिलेंडर मुफ्त दिए गए, गरीबों को राशन मुफ्त मिल रहा है जी। उसके बावजूद अगर गरीब तबका या दलित समाज अगर इंडिया गठबंधन के साथ गया या जाने की इच्छा में है तो यही एक दो मुद्दे हो सकते हैं। एक और बात है मेरे पास, क्या आरएसएस और बीजेपी के पास इतना पर्याप्त समय है कि इन बस्तियों में या डोर टू डोर जाके इसको इस जो ये कहते हैं कि ये भ्रम है वो दूर कर पाएं? बिल्कुल है, इनके पास संगठन बहुत मजबूत है। कल रात से ही काम शुरू हो गया है। हम आप जब डिबेट कर रहे हैं तो हजारों लाखों गांवों तक ये लोग पहुंच चुके हैं और इनके काम पर रिजल्ट भी है। कल मतदान होगा तो इसका कल परिणाम देखने को मिल सकता है। लेकिन ब्रजेश जी, मायावती का इस अभियान में सबसे ज्यादा नुकसान है। मायावती के वोट बैंक पे बहुत बड़ी सेंधमारी लगी है और इस मुद्दे पर या तो बीजेपी को वोट मिलना है या इंडिया गठबंधन को मिलना है। मायावती के साथ जो आरक्षण से, संविधान से लगाव रखने वाला, बाबा साहब के लगाव रखने वाला, अंबेडकर के लिए प्यार करने वाले लोग, ये दो भागों में बटे हैं और यही बीजेपी के लिए थोड़ा परेशानी है। अगर मायावती बहुत मजबूती से लड़ती तब बीजेपी के लिए इतनी चिंता नहीं थी, लेकिन वो निष्प्रभावी टाइप की हो गई हैं। हालांकि उन्होंने टिकट बड़े सोच समझ के बांटे हैं, लेकिन उनका वोट बैंक इस चुनाव में तेजी से खिसकता दिख रहा है। जी बीरेन जी, कंक्लूड करें। और पूरे भारत में आप कह सकते हैं कि इस मुद्दे ने काफी बड़ा घमासान मचाया जी। अब संघ के आने के बाद ये जरूर है कि स्थितियों में तेजी से बदलाव होगा और बीजेपी के पास इस काम के लिए है, उनके पास तोड़ मौजूद है, वो चालू कर चुके हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें परिस्थितियों पर और किस्मत पर भी निर्भर होता है। किस्मत एक राजा को रंक बना देती है और एक फकीर को राजा बना देती है, और राजपाट जिसे सौंपना है इस देश की जनता ने तय कर रखा है। तो बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन ये जरूर है कि गरीब तबके में, निचले तबके में अब बीजेपी ने अभियान तेज कर दिया है और उसने इस अभियान में अपने सारे संगठनों को साथ मदद मांगी है और वो लोग भी लगे हैं जी। तो शैलेश अटल जी तो बोल ही रहे थे कि एक राष्ट्रवादी सरकार के हम लोग हमेशा समर्थक रहे हैं। बोलते बोलते अचानक समझ गए नहीं नहीं ये है, तो फिर थोड़ा पीछे हट गए। लेकिन बोल तो गए थे, लेकिन रुक गए फिर। हर चीज देखिए प्रकृति और ऊपर वाले के हाथ में है जी। कंक्लूड परिणाम, मेहनत करना अपना काम है जी। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है और जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, और मांग कर तुमसे खुशी लूं ये मुझे मंजूर नहीं, और किसका मांगी हुई दौलत से भला होता है, और लोग नाहक किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, आदमी अच्छा है वक्त बुरा होता है, और क्यों यारो अपनी तबाही का ये कैसा सिकवा, जितना तकदीर में लिखा है उतना ही अदा होता है। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अपने विचार और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक प्रस्तुत करने के लिए। बहनों भाइयों, परिचर्चा का दूसरा चरण में हम लोग बढ़ चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए विचारक हैं। शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बीच में ऐसी कुछ खबरें थीं कि आरएसएस बीजेपी की जो चुनावी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनसे खुद को दूर कर रहा है और दूरी बना ली है, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि आप लोग फिर बड़े गंभीर तरीके से बीजेपी की मदद के लिए इन मुद्दों पर मैदान में आ गए, ये सही है? ना, मीडिया में इस प्रकार की खबरें बनती रहती है कि हम अभी पास हैं फिर हम दूर हो गए। ऐसा किसी घटना के आधार पर या किसी विशेष कालखंड के आधार पर नहीं होता। देश में चुनाव हो रहा है, ये लोकतंत्र का महापर्व है। स्वयंसेवकों को चुनाव में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी समझते हुए लोकतंत्र के प्रति एक सजग नागरिक की भूमिका का निर्वहन करते हुए उसमें पूरी सक्रियता से योगदान करना चाहिए। ये हमारा पहले दिन से स्टैंड है। की आप अपेक्षा करते हैं, किस तरह का योगदान स्वयंसेवक करें? स्वयंसेवक का यही योगदान है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो, इसके लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए। और इस देश में मैंने जो पहले कहा मैं उस पर भी कायम हूँ, मैं अपने बात पर अटल हूँ, मैं कहीं पीछे नहीं हटता हूँ।
मैं पहले भी इस बात अरे नाम में ही अटल है। मैं इस बात का था कि राष्ट्रवादी चरित्र की सरकार बनना चाहिए। ये सर स्वयंसेवकों खुल के नाम लेने में फिर क्या दिक्कत है? आप सब कुछ कह दे रहे हो, अंत में नाम नहीं बता रहे हो। नाम, अरे कह दो कि भाई हाँ बीजेपी के लिए है। नाम लेने का प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि संघ कुछ नहीं करता है, स्वयंसेवक कुछ भी नहीं छोड़ता है और स्वयंसेवक को सब कुछ करना है। और अभी जो चर्चा हो रही थी कि अभी वोटों की गोलबंदी हो गई है, अभी वोट इकट्ठा हो रहा है, ऐसा कुछ चुनाव के समय में नहीं होता है। 5 वर्षों तक इस देश की जनता में, इस देश के जो डेमोग्राफी है उसमें इतना बड़ा परिवर्तन है। वो पूरे 5 वर्ष सबके रिपोर्ट कार्ड का अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर वोट पड़ता है। कोई चुनावों तो मैं ये मानूं कि अब रातों रात कोई प्रलोभन दे करके जनता का मैंडेट को हाईजैक कर लिया जाए, अब ये स्थिति नहीं है। सर इंटरेक्टिव मीनिंगफुल डिबेट। तो इन मुद्दों को मैं काट दूं कि ये फालतू मुद्दे हैं जो उठे हैं? कौन से मुद्दे? ये वाले जो अभी डिस्कस हुए। कौन से? संविधान आरक्षण। नहीं, संविधान आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और अभी तो हमारे कई चर्चा कर रहे थे संविधान की, और संविधान की चर्चा कर रहे थे। मुझे स्मरण है कि 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद में राजीव जी के नेतृत्व में इस देश में पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार बनी थी। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उसके बाद में शाहबानो के प्रकरण में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने फैसला बदल दिया। आप इधर उधर करके देश में संविधान में लोग आरक्षण की अनूप संडा जी को लाया इस देश में कौन? धन्यवाद सर, थोड़ा वक्त का अभाव है, कृपया सबके सहयोग की जरूरत है। इस राउंड में वक्त की थोड़ा कमी है। मैं अनूप जी आपके पास आता हूं। जब मुझसे प्रश्न किया जाए तो उसका पूरा उत्तर देने का समय दिया जाए। सर पर्याप्त समय लिया सर, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। ओके ऑलराइट। अनूप जी मुझे आप बताइए, इतने क्लैरिफिकेशन में, और देखिए अब तो आरएसएस वाले भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी आप चिपके जा रहे हो इस मुद्दे से। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? नहीं, आज तो बड़ी मजेदार बात है कि बीजेपी और संघ के दोनों के हमारे सम्मानित मित्र सेल्फ गोल कर रहे हैं। अभी हमारे भाजपा के मित्र ने 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद जी के खिलाफ और द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ विपक्ष ने प्रत्याशी लड़ा करके उनका अपमान कर दिया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर किसी के खिलाफ चुनाव लड़ना, उसका अपमान करना है, तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की और संघ परिवार की अलोकतांत्रिक विचारधारा को भाजपा के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सीमाओं को मोदी जी ने मजबूत किया है। भाजपा के ही एक पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ महीने पूर्व एक एक्स पर पोस्ट करके ये कहा था कि देश की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन प्रधानमंत्री ने चीन को सौंप दी। रेजांगला में 1962 के युद्ध के शहीदों का सर मुद्दे पे रहें सर, वो ढा दिया गया। सर छोड़ें चीन पर, हम किसी दिन और बात कर लेंगे सर। आज आप ये आरक्षण संविधान पे आओ सर। भारत की सेना का जवाब। आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज। हाँ बोलिए अनूप जी। अनूप जी बोलिए, आरक्षण पर बोले सर, आरक्षण संविधान। अब इनको चुप कराइए। हाँ आप बोले सर, आप बोले अनूप जी। अनूप जी बोले आप, अनूप जी बोलिए। ओके अनूप जी बोलेंगे। ओके अनूप जी को मौका दिया जाए। अनूप जी की आवाज बोलिए। अनूप जी सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे आ गए, फिर उन्हीं सवालों पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार झूठ की बारात है और लोगों के बीच में भ्रम फैला करके, झूठे मुद्दे उठा करके, भावनात्मक मुद्दे उठा करके वोट को सर यही आरोप लग रहा है अपोजिशन पे कि सर भ्रम आप फैला रहे हो। आप कह रहे हो वो भ्रम फैला रहे हैं, वास्तविक स्थिति कैसे पता चले करने की कोशिश कर रहा है। वास्तविक स्थिति एक सेकंड सर प्लीज, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट सर। बोलिए अनूप जी। स्थिति तो इनके मुझसे आपने पूछा। हाँ यस यस जी, मैंने आपका सवाल नहीं साफ सुन पाया। मैंने कहा भ्रम वो भी फैला रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो वो भ्रम फैला रहे हैं। सर रियल इश्यूज क्या है, फिर खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा ये? अच्छा ये बताइए कि हम अगर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं तो इसमें भ्रम की क्या बात है? पूरा इंडिया गठबंधन वो बात कर रहा है। हम अगर बात कर रहे हैं कि भाजपा के जिम्मेदार नेताओं ने, उनके उम्मीदवारों ने अगर ये कहा कि हमको संविधान में संशोधन करने की शक्ति चाहिए, तो क्या इस बात को कोई झुठला सकता है कि उन लोगों ने बात नहीं कही थी? अनूप जी थैंक यू। अनूप जी धन्यवाद। प्रियंका जी को स्क्रीन पर लाया जाए। इस राउंड में थोड़ा वक्त की कमी है, कृपया दोनों लोग सहयोग करें सर। सर पर्याप्त समय आप दोनों लोग को दिया गया। प्रियंका जी क्लैरिफिकेशन के बाद भी आप इस बात पर क्यों, आपकी पार्टी एडमेंट है कि नहीं आएंगे तो बदलेंगे? आप सिर्फ प्रियंका जी बोलेंगी, आप दोनों लोग शांत रहेंगे। बोलिए प्रियंका जी। धन्यवाद, आप दोनों शांत रहें कृपया, प्लीज गो अहेड। सिर्फ प्रियंका जी की आवाज लीजिए। संविधान अनूप जी धन्यवाद। हाँ बोलिए प्रियंका जी। देखिए संविधान की बदलने की बात आई कहाँ से? जब इनके जो खुद के नेता हैं इन्होंने कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। ये बात निकल कर तो तभी आई, इससे पहले तो कभी किसी ने कहा नहीं।
हकीकत ये है कि आलोक जी संवैधानिक बीच में मत संस्थाओं बोलो का सर। जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है आने दो, उससे साफ वरना पता ये चलता भ्रम है जो कि आप इनकी दूर मंशा करना क्या चाह है। रहे हो ना, ये और फैल जाएगा। प्रियंका जी बोलो आप। देखिए, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है, आप मुद्दा विहीन कहिए। अभी कह रहे थे कि हम घर घर जाके 5 साल तक काम किए हैं। अगर 5 साल तक काम किए हैं तो फिर आप काहे जो है वोट मांग रहे हैं कि आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे? उनका ये कहना है कि आप लोग एक भ्रम फैला के चुनाव में गए हो और वो भ्रम तोड़ना चाहते हैं। यही सिर्फ मुद्दा इतना ही है, उनका ये मानना है। इस पर आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। भ्रम किसको कहते हैं आप ये बताइए ना। इनका कहना आप लोग ये झूठ बोल रहे हो। नहीं, यही तो है ना बात। नहीं, भ्रम किसको कहते हैं आप बताइए। कि अगर आप कहते हैं कि हम ये बदल देंगे अगर आएंगे आपकी तो। टोटी खोल ले जाएंगे, मतलब आप बताइए कांग्रेस पार्टी जो नहरों का जाल बिछाती है, जो गांव गरीब किसान के खेतों तक पानी पहुंचाती है, वो टोटी खोल ले जाएगी। आप बताइए कि भैंस की बात करते हैं, दुग्ध क्रांति कौन लेकर आया था? गांव गांव तो ग्रामीण दूध किसने पहुंचाया था? वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत और आप श्योर हैं कि ये आएंगे तो बदलेंगे? आप श्योर हैं कि आएंगे तो बदलेंगे? बिजली के लिए बांध बना दिया हमने, हम बिजली बंद कर देंगे लोगों को। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। आप सीधे राघवेंद्र जी, कहते हैं कि हम बैंक खाते बंद कर बहुत देंगे। शुक्रिया राघवेंद्र जी। इतने क्लैरिफिकेशन के बाद भी क्या आपका मानना है कि सही बात भारत के मतदाताओं के पास, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं तक पहुंची है अथवा नहीं पहुंची है? जैसे भारत समाचार एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल, खासकर पूर्वांचल हिंदी भाषी क्षेत्र, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार क्लियर कर चुके कि आरक्षण पे ना कोई संशोधन हो सकता है, ना किसी का आरक्षण हम छीन सकते हैं। जिस दिन अगर इस तरह की बात आएगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खुद देंगे भी नहीं। रही बात संविधान की, तो संविधान अभी मोदी जी भी उस पर क्लियर कर चुके हैं कि संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तमाम बड़े नेता एनडीए के ये केवल एक अफवाह फैलाने का काम कर रही है। इंडिया अलायंस के पास अब कुछ नहीं बच गया, खासकर जो पूर्वांचल का इलाका ओके, आपके मुताबिक ये अफवाह है, तो इस अफवाह का मुकाबला कैसे करोगे सर? मुकाबला तो हम कर रहे हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा वोट है, दलित है। पीडीए का नारा इनका फ्लॉप हो गया। पीडीए आज मोदी जी के साथ है, राजभर जी के साथ है, अनुप्रिया जी के साथ है। ऑल राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ब्रजेश शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर, आलोक जी समय बचेगा तो दे दूंगा, प्लीज वेट। ब्रजेश शुक्ला जी बोलने जरा। ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अंतिम क्षणों में क्या आपको लगता है कि ये भी कह रहे हैं भ्रम है, वो भी कह रहे हैं भ्रम है, एक्चुअल डस्ट सेटल होगी या नहीं होगी, या मतदाता कंफ्यूज होके जाएगा वोट करने? देखिए, 1 तारीख को, अब कल तो मतदान है, और 1 तारीख को मतदान इसी भ्रम पे ही होगा, इसी भ्रम युद्ध पे होगा। ओके। दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जाएंगी। एक तरफ ये बात कही जाएगी कि साहब ये संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से ये उठा के मुसलमानों को दे देंगे। बंगाल में दे दिया है, आंध्र में दे दिया है, कर्नाटक में दे दिया। तो ये सब बातें चलेंगी, इसी मुद्दे पर सारा चुनाव हो जाना है। ओके, मतलब भ्रम दोनों तरफ से है ना? राइट, बोलिए भाई दुबे जी। मीडिया मास्टर, भ्रम तो प्रधानमंत्री जी ने कल आपके सामने ही कर दिया। जब आपने कहा था आपको तानाशाह सुनने में, कहने में कुछ वो तो नहीं लगता है, गुस्सा तो नहीं आता है, तो उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया था। जब आपने सीटों की बात करी, तानाशाह मतलब संघ भी जान रहा है, देश भी जान रहा है, मर्मरिंग भी हो रही है कि 400 होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा। यही बात तो हुई, 400 पार क्यों? हिंदू राष्ट्र। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, जब 4-6 बार क्लियर कर चुके हैं वो, तो उनकी बात न मान के ये प्रत्याशियों की बात मानी जा रही है। मैं ये ऐसा क्या है खास इन प्रत्याशियों में कि इनकी बात तो मानी जाएगी, उनकी बात नहीं मानी जाएगी? मास्टर, जब आप खुद ही कह रहे हो, इतने देश के बड़े पत्रकार हो, कि ताना शब्द निकला कैसे मोदी जी के लिए? 14 से पहले तो नहीं किसी के लिए नहीं निकला, अटल जी के लिए नहीं निकला, मनमोहन के लिए नहीं निकला, इंदिरा नेहरू जी के लिए नहीं निकला। ताना शब्द आया कैसे? संविधान और आरक्षण से यही पर अगर ये आरक्षण की तानाशाही हो जाएगी, 400 पार हो जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र होगा। हम कह रहे संघ भी दहशत में है, चिंता में है, अरे मीटिंग में जा रहे हैं आप कह रहे हो? अरे चिंता में संघ इसलिए है कि ये बताइए, जो उनका जो तरीका है, जो बातचीत तरीका माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का, कहीं से लगता है। मसलन जी, इनकी बातों में कुछ है? आपसे ज्यादा बेहतर कौन इसका क्लैरिफिकेशन देगा? इस क्या देश चल रहा है में, आप लोगों के बीच? इस देश में सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। संघ के ऊपर 3-3 बार प्रतिबंध लगे, सब संघ तब दहशत में नहीं था, तो संघ आज दहशत में होगा, ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। व्यक्तिगत ओके, हाँ आलोक जी बोलिए सर, 20 सेकंड आलोक जी, अनइंटरप्टेड बोलिए। देखिए, 4 जून को एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाएगी ब्रजेश जी, आपके दर्शकों के लिए, कि मोदी जी 400 पार करेंगे, राहुल गांधी जी और अखिलेश जी बॉर्डर पार करेंगे, मोदी जी पीएम बनेंगे, राहुल जी इटली, अखिलेश लंदन की सैर करेंगे। ऑलराइट, बोलिए भाई।
अनूप संडा जी 20 सेकंड अनइंटरप्टेड सर, बोलिए। जी मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि अभी फिर हमारे भाजपा और संघ के मित्रों ने आपके सवालों का जवाब देने के बजाय भाषणबाजी कर दी। इनको ये पता है कि 400 सीटें पार करने जा रहे हैं, इनको ये पता चल गया। अच्छा, ये ऐसे कहते हैं जैसे ये तर्क बोलते हैं, ये क्या ऐसा होली का सुनिए, अब सुनिए। अरे बोले, आप बोले, कंटिन्यू करें प्लीज। आलोक जी देखो 20 सेकंड सर उनका अनइंटरप्टेड है, बोलने दो सर, अनइंटरप्टेड 20 सेकंड। ओके अनूप जी की आवाज दीजिए। अनूप जी 20 सेकंड सर। संघ परिवार के लोग ये झूठों की बारात हैं और समाज में नफरत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद सर, समय समाप्त सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद 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 आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मुद्दे पर आपको जरूर क्लैरिटी आ गई होगी कि वास्तविक मुद्दा क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपका दिन अच्छा रहा होगा और कल बेहद शानदार होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।